नमस्कार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और उन्हें इंटरप्रेट करना नहीं सीखते हो तब तक आपको खुद स्टॉक सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्वार्टरली यानी हर तिमाही में डिक्लेयर करती है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती है। एक क्वार्टर मतलब 1/4। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 का 1/4 मतलब 3। सो एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। सो फर्स्ट क्वार्टर दैट इज Q1 मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून। सेकंड क्वार्टर दैट इज Q2 मतलब 1 जुलाई टू 30 सितंबर। थर्ड क्वार्टर दैट इज Q3 मतलब 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर दैट इज Q4 मतलब 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो हम बैलेंस शीट से शुरुआत करेंगे। बैलेंस शीट को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंस शीट की एसेट साइड को समझेंगे। बैलेंस शीट कवर होने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना भी सीखेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल रेशोज और अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज की बात करेंगे। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। कंपनी के पास जो भी है वो कंपनी के एसेट्स होते हैं और कंपनी पर जो भी देनदारी है वो कंपनी की लायबिलिटीज होती है। अगर कंपनी के पास खुद की बिल्डिंग्स या ऑफिसेस है तो वो कंपनी के एसेट्स है। खुद की कार्स और व्हीकल्स है तो वो कंपनी का एसेट है। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे है या कंपनी ने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी कंपनी के एसेट्स है। वही अगर कंपनी ने अपनी बिल्डिंग्स या ऑफिसेस बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है तो वो लोन कंपनी की लायबिलिटी है। कंपनी ने खरीदी हुई कार्स और व्हीकल्स का EMI चल रहा है तो वो EMI भी कंपनी की लायबिलिटी है। अपने कुछ एक्सपेंसेस यानी खर्चे निकालने के लिए अगर कंपनी ने कहीं से पैसे बोरो यानी उधार लिए हैं तो वो उधार लिए पैसे भी कंपनी की लायबिलिटी है। सिंपल भाषा में बात करें तो लायबिलिटी मतलब पैसों का सोर्स यानी जहां से कंपनी ने वो पैसे लिए हैं और एसेट मतलब जहां कंपनी ने वो पैसे यूज किए हैं। यहाँ पर कंपनी ने बिल्डिंग या ऑफिसेज बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था तो वो लोन पैसों का सोर्स था, इसलिए वो कंपनी की लायबिलिटी है और उन पैसों का उपयोग कंपनी ने बिल्डिंग या ऑफिसेज बनाने के लिए किया, इसलिए बिल्डिंग्स या ऑफिसेज कंपनी के एसेट्स हुए। चलो तो अब बैलेंस शीट की सारी टर्म्स को समझते हैं। moneycontrol.com पर किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखने के लिए यहाँ सर्च बॉक्स में आपको उस कंपनी का नाम डालना होगा। यहाँ पर हमने लुपिन का नाम डाला है और एंटर करने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ फाइनेंशियल्स पर क्लिक करोगे तो आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट और अदर फाइनेंशियल डिटेल्स मिल जाएंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहली टर्म है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स बेचकर शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा प्लस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद कंपनी ने एक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा और कंपनी ने एक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट कंपनी के लिए लायबिलिटी कैसे है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। जैसे कि पहले भी हमने एक वीडियो में देखा था कि कंपनी 2 तरह से फंड रेज करती है, डेट फाइनेंसिंग के जरिए और इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए। डेट फाइनेंसिंग जैसे कि बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, इनके जरिए उठाया हुआ पैसा कंपनी को इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। वही जो पैसा कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से यानी अपने शेयर्स बेचकर उठाती है वो पैसा कंपनी का हो जाता है और कंपनी को वो पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। उसके बदले में इन्वेस्टर्स को कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है और वो कंपनी में पार्ट ओनर्स बन जाते हैं। जब बैंक किसी कंपनी को लोन देती है तो बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाती है और तय किए हुए पीरियड के बाद पैसा इंटरेस्ट सहित वापस लेती है। तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है या ज्यादा। पर शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के पार्ट ओनर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए पैसों के बदले में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ना ही उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट उन्हें वापस मिलती है। तो फिर कंपनी के ओनर्स ज्यादा रिस्क लेकर कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वो इसलिए ताकि वो कंपनी में भागीदार बन जाए और कंपनी की ग्रोथ में शामिल हो जाए। जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से यानी शेयर्स बेचकर इन्वेस्टर से फंड रेज करती है तो कंपनी को उन्हें उनके पैसे रिटर्न नहीं करने होते। जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से फंड रेज करती है तो इन्वेस्टर्स कंपनी में भागीदार यानी ओनर्स बन जाते हैं, यानी उन्हें कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है और फिर कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उस पर कंपनी के ओनर्स का हक होगा। तो कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है या ज्यादा, इससे कंपनी के शेयर होल्डर्स को बहुत फर्क पड़ता है। देखो, कंपनी और कंपनी के ओनर्स ये दोनों भी सेपरेट एंटिटीज है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी के ओनर्स का होता है और कंपनी को अगर लॉस होता है तो वो भी कंपनी के ओनर्स का ही होता है। कंपनी डिविडेंड के जरिए अपना प्रॉफिट कंपनी के ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं और कितना डिविडेंड देना है ये डिसीजंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, जिन्हें कंपनी के शेयर होल्डर्स ही चुनते हैं।
कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट ओनर्स के साथ शेयर नहीं करती है। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपना पूरा या ज़्यादातर प्रॉफिट कंपनी में रीइन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिससे कंपनी का बिजनेस और बढ़े और कंपनी के ओनर्स को फ्यूचर में उसका फायदा मिले। और सेकंड रीजन ये है कि प्रॉफिट का मतलब कंपनी के पास उतनी कैश है ऐसा नहीं होता। कंपनी को अच्छे प्रॉफिट के बावजूद भी उसके पास बहुत कम कैश या कैश नहीं भी हो सकती है। इस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो इन दो मेन रीजंस की वजह से कंपनीज अपना पूरा प्रॉफिट ओनर्स के साथ शेयर नहीं करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन्वेस्टर से उठाए हुए पैसों के बदले में कंपनी को उन्हें कंपनी में ओनरशिप देनी पड़ी और कॉन्सिक्वेंटली कंपनी का प्रॉफिट भी देना पड़ रहा है। इसलिए शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी है और कंपनी के प्रॉफिट पर भी कंपनी के ओनर्स का ही हक होता है। तो अगर कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट डिविडेंड्स के रूप में इन्वेस्टर्स को नहीं देती है और उस प्रॉफिट को अपने पास ही रखती है, तो कंपनी का वो प्रॉफिट भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट कंपनी यूज कर रही है वो ओनर्स का है। वो पूरा प्रॉफिट ओनर्स को जाना चाहिए था, पर कंपनी उसे अपने पास रख रही है, इसलिए वो प्रॉफिट भी कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गई। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, इसे बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। अगर कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है तो ये 100 करोड़ का लोन कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी, और उन 100 करोड़ में से 80 करोड़ की कंपनी ने फैक्ट्री खरीदी है तो वो 80 करोड़ की फैक्ट्री कंपनी का एसेट बन जाएगी। और बाकी बचे 20 करोड़ रुपए अगर कंपनी बैंक अकाउंट में रखती है तो वो 20 करोड़ का बैंक बैलेंस भी कंपनी का एसेट हो जाएगा। बैंक से लिए हुए 100 करोड़ रुपए का कंपनी जो भी यूज करेगी वो कंपनी का एसेट होगा। अगर कंपनी उन 100 करोड़ रुपए से फैक्ट्री बनाती है तो वो फैक्ट्री कंपनी का एसेट बन जाएगी। अगर कंपनी वो 100 करोड़ रुपए अपने पास कैश रखती है या बैंक अकाउंट में रखती है तो वो कैश या बैंक बैलेंस भी कंपनी का एसेट बन जाएगा। तो इस तरह कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बैलेंस होते हैं। दैट इज, सोर्स ऑफ फंड इज ऑलवेज इक्वल टू यूज ऑफ फंड, देयरफॉर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बैलेंस्ड होती है, यानी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हमेशा बैलेंस्ड होती है, इसलिए उसे बैलेंस शीट कहते हैं। बेसिकली दो तरह की लायबिलिटीज होती है, शेयर होल्डर्स फंड्स और लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब कंपनी के ओनर्स का पैसा, और लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर्स का पैसा, जैसे कि बैंक से लिया हुआ लोन, डिबेंचर्स एटसेट्रा। देयरफॉर एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लायबिलिटी। तो कंपनी के पास जो भी एसेट्स है वो या तो कंपनी के ओनर्स के पैसों से यानी शेयर होल्डर्स फंड से खरीदे हैं या एक्सटर्नल लायबिलिटी से खरीदे हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स में पहला टाइटल है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर किसी कंपनी ने अपने 10 करोड़ शेयर्स 100 रुपीज़ की प्राइस पर इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी ने इन्वेस्टर से टोटल 1000 करोड़ रुपए उठाए हैं। जैसे कि हमें पता है हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जिसे नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू भी कहा जाता है। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तब कंपनी फेस वैल्यू डिसाइड करती है। फेस वैल्यू बस एक अकाउंटिंग टर्म है, उसका शेयर के मार्केट प्राइस से कुछ लेना देना नहीं होता। शेयर की फेस वैल्यू यूजुअली 1, 2, 5 या 10 रुपये होती है। मान लेते कि इस कंपनी ने एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये रखी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 10 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपए। पर कंपनी ने अपने शेयर 100 रुपये की प्राइस पर बेचे हैं। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, पर कंपनी ने फेस वैल्यू के ऊपर 90 रुपीज़ प्रीमियम पर शेयर्स बेचे हैं, तो इस प्रीमियम से मिले हुए पैसों को शेयर प्रीमियम कहा जाता है। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर प्रीमियम होगा प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 90 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 10 करोड़ इज इक्वल टू 900 करोड़ रुपीज़। शेयर प्रीमियम से मिला हुआ पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेनली दो चीज़ें आती हैं, एक शेयर प्रीमियम और दूसरा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट। कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड देने के बाद बाकी बचा हुआ प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। नेक्स्ट टाइटल है लायबिलिटी। लायबिलिटीज दो टाइप्स की होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए है। नॉन करंट लायबिलिटीज में पहला टाइटल है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बोरो यानी उधार लिया हुआ पैसा, जैसे कि 4 से 5 साल के लिए बैंक से लिया हुआ लोन, डिबेंचर्स के जरिए उठाया हुआ पैसा एटसेट्रा। नॉन करंट लायबिलिटी में अगला टाइटल है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब वो टैक्स लायबिलिटी जिसे कंपनी ने करंट पॉइंट ऑफ टाइम में या पास्ट में पे नहीं किया है और कंपनी इसे फ्यूचर ईयर्स में पे करने वाली है। अगला टाइटल है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब वो सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो ऊपर दिए टाइटल्स में यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में कवर नहीं हुए हैं।
जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट, डिफर्ड क्रेडिट एटसेट्रा। नॉन करंट लायबिलिटीज में अगला टाइटल है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कई बार कंपनी को पता होता है कि फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज होने वाली है, पर कंपनी को उसकी एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होती। तो ऐसी केसेस में कंपनी कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट ऐसे एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज के लिए प्रोवाइड करती है, यानी साइड में रखती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी प्रोडक्ट वारंटी और ग्रेचुइटी इनके लिए कुछ फंड साइड में रखती है, क्योंकि वारंटी या गारंटी पीरियड में कितने प्रोडक्ट वापस आएंगे ये कंपनी को एग्जैक्ट पता नहीं होता, इसलिए कंपनी उसके लिए कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट साइड में रखती है। अगर कंपनी वो प्रोविजन लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कर रही है तो उसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहते हैं, और अगर कंपनी वो प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए कर रही है तो उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहते हैं। अब आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए है। करंट लायबिलिटीज में पहला टाइटल है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए बोरो यानी उधार लिया हुआ पैसा, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लिया हुआ लोन। करंट लायबिलिटीज में अगला टाइटल है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मतलब वो लायबिलिटीज जिनका बिल तो बन चुका है पर उन्हें पे करना अभी बाकी है। यूजुअली रॉ मटेरियल के सप्लायर्स अपना माल क्रेडिट पर बेचते हैं, यानी कंपनी को रॉ मटेरियल्स बेचने के बाद कंपनी को पेमेंट करने के लिए 30-40 दिन का समय देते हैं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का बिल तो बन गया है पर कंपनी ने उसे अभी तक पे नहीं किया है, तो इस तरह ट्रेड पेएबल्स कंपनी के लिए एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाती है। करंट लायबिलिटीज में अगला टाइटल है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज मतलब वो सारी करंट लायबिलिटीज जो ऊपर दिए टाइटल्स में यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेएबल्स में कवर नहीं हुई है, जैसे कि अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि बैंक्स करंट अकाउंट्स के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कंपनी जितनी अमाउंट उसके करंट अकाउंट में है, बैंक ने प्रोवाइड की हुई एक सेट लिमिट तक उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकती है, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अगर कंपनी के करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए है और कंपनी ने 1,10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं यानी 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट किया है, तो ये 10,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाए जाएंगे और बैलेंस शीट पर अदर करंट लायबिलिटीज के अंडर आएंगे। तो ये थी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अगले पार्ट में हम बैलेंस शीट की एसेट साइड को समझेंगे। है वो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी की बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, कैश एटसेट्रा। 2 टाइप्स के एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कंपनी के पास रहेंगे और जिन्हें कंपनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। वही करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स जो आसानी से और 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स में पहला टाइटल है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स एटसेट्रा। मान लेते कि एबीसी नाम की कोई प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी है जिसने प्रिंटिंग के लिए 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है जो 10 साल चलने वाली है, तो ये 1 लाख रुपए की मशीन कंपनी का टेंजिबल एसेट कहलाएगी। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हर साल उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए ही रहेगी? अगर आप घर में टीवी या वॉशिंग मशीन खरीद लेते हो तो क्या उसे यूज करने के 1-2 साल बाद भी उसकी वैल्यू आपने जिस प्राइस पर उसे खरीदा था उतनी ही रहती है? नहीं। अगर आप यूज करने के 1-2 साल बाद उस टीवी या वॉशिंग मशीन को बेचते हो तो आपको जिस प्राइस पर आपने उस टीवी या वॉशिंग मशीन को खरीदा था उससे कम प्राइस मिलेगी, क्योंकि टीवी, वॉशिंग मशीन इन प्रोडक्ट्स का एक यूजफुल लाइफ पीरियड होता है, जैसे कि 8 साल, 10 साल, और उसके बाद वो खराब हो जाते हैं या काम से चले जाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में डिप्रिसिएशन कहते हैं। कई बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से मशीन्स की वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन होती है उन इंडस्ट्रीज की कंपनी को कंपटीशन में बने रहने के लिए लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी होती है। तो अगर ऐसी किसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की कंपनी ने 2-3 साल पहले कोई मशीन खरीदी थी और अब उस मशीन के एडवांस मॉडल्स लॉन्च हुए हैं जो उस पुरानी मशीन से 5 गुना तेजी से और कम कॉस्ट में प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कंपनी इस कॉम्पिटिशन में आगे रहने के लिए नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज करती है जो कम टाइम में और कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे कंपनी की पुरानी मशीन्स बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। पर लैंड यानी जमीन इसे एक्सेप्शन यानी अपवाद है, क्योंकि लैंड की कोई एक्सपायरी नहीं होती है और ना ही इसका कोई डिप्रिसिएशन होता है। अगर कंपनी के पास कोई लैंड प्रॉपर्टी है तो वो हर साल कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखेगी। अगर कंपनी ने 15-20 साल पहले 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी तो उस जमीन की वैल्यू आज आपको बहुत बढ़ी हुई मिलेगी, पर बैलेंस शीट पर उस लैंड की वैल्यू कंपनी ने जिस प्राइस पर उसे खरीदा था हर साल उतनी ही दिखाई जाती है।
इसलिए बैलेंस शीट पर कंपनी की जो लैंड प्रॉपर्टीज दिखाई जाती है उनकी वैल्यू यूजुअली एक्चुअल में बैलेंस शीट में दिखाई वैल्यू से ज्यादा होती है। जैसे कि हमने देखा था कि एबीसी कंपनी ने 1 लाख रुपए की प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी और अब कंपनी ने 1 लाख रुपए की प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी और अब उसकी वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी। तो अब सवाल ये है कि हर साल उस मशीन की वैल्यू कितनी कम होगी। तो ये एग्जैक्टली पता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ अजम्पशंस करके और डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसे निकाला जाता है। डिप्रिसिएशन निकालने की अलग अलग मेथड्स यानी तरीके होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड और एक्सेलरेटेड मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू हर साल सेम अमाउंट से डिप्रिशिएट की जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। यहाँ पर कंपनी ने 1 लाख रुपए में प्रिंटिंग मशीन खरीदी है, इसलिए उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब कितने सालों के लिए वो मशीन कंपनी के लिए यूजफुल रहेगी। यहाँ पर कंपनी को लगता है कि ये मशीन कंपनी के लिए 10 सालों के लिए यूजफुल रहेगी, इसलिए इस मशीन की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। और साल्वेज वैल्यू मतलब उस मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उस एसेट की बची हुई वैल्यू। अगर कंपनी को लगता है कि ये 1 लाख रुपए की मशीन 10 सालों तक चलेगी और 10 साल बाद कुछ भी काम की नहीं रहेगी और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस मशीन की साल्वेज वैल्यू है 0। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उस मशीन का डिप्रिसिएशन होगा डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट दैट इज 1 लाख रुपीज माइनस साल्वेज वैल्यू जो इस केस में 0 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स दैट इज 10 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो हर साल बैलेंस शीट पर उस मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए से कम होती जाएगी। इस तरह 10 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम होकर 0 रुपए बच जाएगी, जो कि उसकी साल्वेज वैल्यू है। अगला टाइटल है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, गुडविल एटसेट्रा। गुडविल मतलब अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को उसके नेटवर्थ से ज्यादा प्राइस पर खरीदती है, तो उस कंपनी को खरीदने के लिए कंपनी ने उसके नेटवर्थ से जितनी ज्यादा प्राइस दी है उसे गुडविल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसने XYZ नाम की कंपनी जिसकी नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए है उसे 100 करोड़ में खरीद लिया है। नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो आपको बैलेंस शीट पर लायबिलिटी साइड में देखने मिलती है। तो यहाँ पर एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी को उसके नेटवर्थ से 20 करोड़ रुपए ज्यादा देकर खरीद लिया है। तो ये 20 करोड़ रुपए एबीसी कंपनी के बैलेंस शीट में गुडविल कहलाएंगे, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है। जिस तरह टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू के कम होने को डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू के कम होने को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। अगला टाइटल है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो एसेट्स जो अभी तक पूरे नहीं बने हैं पर उन पर ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी अपनी ऑफिस बिल्डिंग बना रही है पर वो ऑफिस बिल्डिंग अभी तक पूरी नहीं बनी है, अभी कंस्ट्रक्शन में ही है, तो ऐसे इनकम्प्लीट एसेट्स को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जब वो ऑफिस बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तब वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टेंजिबल एसेट हो जाएगा। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन्हें फिक्स्ड एसेट कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और इन्हें कंपनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। नॉन करंट एसेट्स में अगला टाइटल है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स की है उन्हें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा, इनमें की हुई इन्वेस्टमेंट्स। अगला टाइटल है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज, वेंडर्स, सप्लायर्स या किसी ग्रुप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ लोन या एडवांस। अगला टाइटल है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स मतलब वो सारे एसेट्स जो ऊपर दिए हुए टाइटल्स में कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिल रहा इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर एडवांसेस एटसेट्रा। अब करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स जिन्हें कंपनी आसानी से यानी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस के खर्चे यानी कंपनी को जो भी शॉर्ट टर्म के लिए पेमेंट करने होते हैं वो करंट एसेट्स से ही किए जाते हैं। करंट एसेट्स में पहला टाइटल है करंट इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए की हुई सारी इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जैसे कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में की हुई इन्वेस्टमेंट। अगला टाइटल है इन्वेंट्री। 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार बनाने वाली कंपनी है तो उसे कार बनाने के लिए जो सामान लगता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। कुछ कार्स बन रही है यानी बनने की प्रोसेस में है और अभी तक पूरी नहीं बनी है, तो उन्हें वर्क इन प्रोसेस कहते हैं।
और जो कार्स बनकर रेडी हो गई है उन्हें फिनिश गुड्स कहते हैं। अगला टाइटल है ट्रेड रिसीवेबल्स। यूजुअली कंपनीज वेंडर्स या कस्टमर्स को क्रेडिट पर सामान बेचती है, यानी उन्हें सामान डिलीवर करने के बाद उस सामान के पैसे देने के लिए उन्हें कुछ दिनों का वक्त देती है। तो कंपनी को उस बेचे हुए सामान के जो पैसे मिलने वाले हैं उसे ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। लेकिन कई बार उनमें से कुछ वेंडर्स या कस्टमर्स पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, यानी क्रेडिट पर लिए हुए उस माल का पेमेंट नहीं करते हैं, उसे बैड डेट कहते हैं। कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस, इकोनॉमी का दौर, कंपनी की कलेक्शन पॉलिसी और कस्टमर्स की क्वालिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए बैड डेट कितना हो सकता है इसका अंदाजा लगाती है। और फिर उस एस्टिमेटेड बैड डेट को कंपनी ने जो माल क्रेडिट पर बेचा है उससे सब्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसने 100 करोड़ का माल क्रेडिट पर बेचा है और कंपनी को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और करंट इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर लगता है कि क्रेडिट पर बेचे हुए माल में से 10% माल के पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे, यानी 10 करोड़ रुपए बैड डेट रहेगा। तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स रहेगा कंपनी ने क्रेडिट पर किया हुआ सेल यानी 100 करोड़ रुपए माइनस बैड डेट यानी 10 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 90 करोड़। तो एबीसी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स रहेगा 90 करोड़ रुपए। ट्रेड रिसीवेबल्स को अकाउंट रिसीवेबल्स भी कहते हैं। अगला टाइटल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कंपनी के पास जो कैश है वो और एसेट्स जिन्हें कंपनी तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि 3 महीने से पहले मैच्योर होने वाले कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स। अगला टाइटल है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज, वेंडर्स या ग्रुप कंपनीज को शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ लोन या एडवांसेस। अगला टाइटल है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स मतलब वो सारे एसेट्स जो ऊपर दिए हुए टाइटल्स में कवर नहीं हुए हैं। करंट एसेट्स की एक वर्किंग साइकिल होती है। पहले कैश से रॉ मटेरियल इन्वेंट्री खरीदी जाती है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जब प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज की जाती है तब वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बन जाती है, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री बन जाती है। जब फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री बेची जाती है तब वो ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाती है, और जब वेंडर या कस्टमर्स उसका पेमेंट करते हैं तब वो ट्रेड रिसीवेबल्स कैश बन जाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 2 मेन सेक्शंस होते हैं, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। रिवेन्यू मतलब कितना पैसा कंपनी के पास आया है और एक्सपेंसेस मतलब कितना पैसा गया है। तो रिवेन्यू सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास कहाँ से कितना पैसा आया है, और एक्सपेंसेस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर कितना पैसा गया है। तो रिवेन्यू में पहली टर्म है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कंपनी के कोर ऑपरेशन यानी मेन ऑपरेशन से मिला हुआ रिवेन्यू। मान लेते कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसका पेन बनाने का बिजनेस है, तो पेन्स बेचकर कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो एबीसी कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा। अगर एबीसी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 10 लाख पेन्स 10 रुपीज पर पेन की प्राइस पर बेचे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में एबीसी कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का मेन ऑपरेशन है पेन बनाने का, तो पेन्स बेचकर कंपनी को जो रिवेन्यू मिल रहा है वो है कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगली टर्म है अदर इनकम। तो यहाँ पर कंपनी को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अलावा जो भी रिवेन्यू मिला है वो सब अदर इनकम में आएगा। अगर कंपनी के पास कोई वेयर हाउस है जिसे कंपनी ने रेंट पर दिया है तो ये रेंट इनकम अदर इनकम में आएगा, क्योंकि कंपनी का मेन काम है पेन बनाने का, वेयर हाउस रेंट पर देने का नहीं। अगर कंपनी ने स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में या कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो उस इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ प्रॉफिट अदर इनकम में आएगा। सिमिलरली अगर कंपनीज ने एफडीज निकाली है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो उससे मिला हुआ इंटरेस्ट भी अदर इनकम में आएगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को ऐड करने के बाद आपको कंपनी का टोटल रिवेन्यू मिलेगा। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस में पहली टर्म है ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं। एबीसी कंपनी का पेन बनाने का बिजनेस है, तो उन पेन के प्रोडक्शन से जुड़े एक्सपेंसेस एबीसी कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो एबीसी कंपनी को पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा जैसे कि प्लास्टिक और इंक, और उस पेन की फैक्ट्री के लेबर्स की पगार, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो सीधे पेन के प्रोडक्शन से जुड़े हैं। वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए लग रहे एक्सपेंसेस, जैसे कि मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा। अगली टर्म है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉयज से जुड़े एक्सपेंसेस, जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी, उनका बोनस, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा। अगली टर्म है फाइनेंस कॉस्ट।
अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू किए हैं तो उन पर कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो भी फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। अगली टर्म है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो पहले डिप्रिसिएशन को समझिए। डिप्रिसिएशन निकालने की अलग अलग मेथड्स होती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड और एक्सेलरेटेड मेथड। चलो तो स्ट्रेट लाइन मेथड से एबीसी कंपनी के इस मशीन का डिप्रिसिएशन निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पर मशीन को खरीदा गया है, जो कि 10 लाख रुपए है। ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब कितने सालों तक वो मशीन कंपनी के लिए यूजफुल रहेगी। कंपनी को लगता है कि 10 साल के लिए ये मशीन यूजफुल रहेगी। और साल्वेज वैल्यू मतलब मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उस एसेट की बची हुई वैल्यू। एबीसी कंपनी को लगता है कि 10 साल बाद उस पेन बनाने वाली मशीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी 10 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस मशीन की साल्वेज वैल्यू है 0। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उस मशीन का डिप्रिसिएशन होगा डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट दैट इज 10 लाख रुपीज माइनस साल्वेज वैल्यू, जो इस केस में 0 है, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, जो 10 साल है, इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो हर साल उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम होती जाएगी और हर साल ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में दिखाए जाएंगे और ऐसा 10 साल तक चलेगा। इस तरह उस मशीन की कॉस्ट को 10 साल में बांटा जाएगा, यानी उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में बांटा जाएगा। अब अमोर्टाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, गुडविल एटसेट्रा। जिस तरह टेंजिबल एसेट की वैल्यू के कम होने को डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू के कम होने को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अगली टर्म है अदर एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए एक्सपेंसेस में कवर नहीं हुए हैं उन्हें अदर एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे कि वारंटी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, प्लांट और मशीनरी का रिपेयरिंग एटसेट्रा। ऊपर दिए हुए सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने पर आपको कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस मिलेंगे। कंपनी के रिवेन्यू से कंपनी के एक्सपेंसेस निकालोगे तो आपको कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज पीबीटी मिलेगा, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्सेस निकालने के बाद आपको कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा दैट इज पैट मिलेगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की लास्ट लाइन होती है, इसलिए उसे बॉटम लाइन भी कहते हैं।